हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। शुरू करते हैं आज के अपडेट्स। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, जो कि ब्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है, BRICS। ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का जो बैंक शंघाई में स्थापित है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उसके नवनिर्वाचित अध्यक्ष या प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? आंसर इज़ मिस्टर मार्कस ट्रोइजो। ब्राज़ील से संबंधित है मिस्टर मार्कस ट्रोइजो। इनको अध्यक्ष चुना गया है। अभी हाल ही में स्पेशल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की एक मीटिंग आयोजित की गई थी एनडीबी के द्वारा, जिसमें भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व है, जो एक रिप्रेजेंटेशन है, वो की गई थी श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो वहीं पर मार्कस ट्रोइजो, जो कि ब्राज़ील से हैं, इनको अध्यक्ष चुना गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में बहुत सारी घोषणाएँ की हैं कि अलग अलग तरह से जो इनके जो चुनिंदा जो देश हैं, जो 5 देश हैं, इन पार्टनर कंट्रीज़ के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके की डेवलपमेंट्स के काम किए जाने उसमें प्रस्तावित हैं। तो उसी के तहत यहाँ पर अभी अध्यक्ष को चुनने की बात भी की गई थी। तो अध्यक्ष और उसी के साथ साथ उपाध्यक्ष भी यहाँ पर चुने गए हैं। तो ध्यान रखना, मिस्टर मार्कस ट्रोइजो इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? आंसर इज़ मिस्टर अनिल किशोरा। अनिल किशोरा भारत से हैं, इनको वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है, अभी हमने देखा है मार्कस ट्रोइजो अध्यक्ष और मिस्टर अनिल किशोरा उपाध्यक्ष चुने गए हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टिल्थ बॉम्बर फाइटर प्लेन इज़ लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? स्टिल्थ बॉम्बर फाइटर प्लेन जो है, ये किस देश के द्वारा लॉन्च किए गए हैं? आंसर इज़ बी, रशिया। रशिया के द्वारा अभी हाल ही में एक प्रोग्राम चलाया गया था, या पहले से चलाया जा रहा था, उसके तहत कुछ अपडेशन किए गए। उस प्रोग्राम का नाम है पकड़ा। पकड़ा प्रोग्राम शुरू किया गया था, पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम, इसको हम कहते हैं। तो इस प्रोग्राम को रशिया ने एक बार पहले भी शुरू किया था। उसी के तहत अब इन्होंने क्या किया है कि बॉम्बर जो प्लेन्स हैं उनको डेवलप करना शुरू किया। स्टील बॉम्बर प्लेन जो है वो डेवलप किए हैं। 2021-22 के तहत इनको पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया जाएगा। सुखोई जो एयरक्राफ्ट है, सुपरसोनिक फाइटर जेट की कैटेगरी में जो आते हैं, उसी के तहत स्टील बॉम्बर फाइटर प्लेन को रखे जाने की बात की गई है। और आगे चलकर ये भी हो सकता है कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं भारत और रशिया की, तो एक बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर है भारत रशिया का। तो उसके तहत हो सकता है कि हमें भी जो फरवरी 2020 की जो भारत और रशिया के बीच में जो भी MOU वगैरह साइन हुए थे, तो उन MOU के तहत इन फाइटर प्लेन से रिलेटेड जो भी हेल्प हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो हमें भी मिल सकें। तो ध्यान रखिएगा, दैट इज़ ये जो प्लेन है, फाइटर प्लेन, दैट इज़ लॉन्च्ड बाय रशिया। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बुक इज़ ऑथर्ड बाय? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? आंसर इज़ मिस्टर VD सावरकर। वीर सावरकर के नाम से हम जिनको जानते हैं, उनके द्वारा अभी हाल ही में भी जो है जन्म जयंती मनाई गई। 28 मई को प्रतिवर्ष जन्म जयंती मनाई जाती है वीर सावरकर की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो उनके द्वारा कई सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, जिसमें एक बुक काफ़ी फेमस है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करें, चाहे हिंदुत्व हु इज़ हिंदू नाम की इस बुक की बात करें, चाहे जोसेफ मैजिनी की बात करें, तो ये सारी जो किताबें हैं, ये सब कुछ लिखी गई हैं मिस्टर VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इनकी अभी जन्म जयंती मनाई गई 28 मई, 28 मई को जन्म जयंती मनाई जाती है। 1883 में नासिक में इनका जन्म हुआ था, और 1966 में इनका निधन हो गया था। इनके नाम पर एक हवाई अड्डा भी है, ध्यान रखना, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है कि ये जो हवाई अड्डा है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर स्थित है? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच MNC इज प्लानिंग टू एक्वायर सनराइज फूड? सनराइज फूड नाम की एक कंपनी, मसालों की एक कंपनी है, कलकत्ता में स्थापित ये कंपनी है, पश्चिम बंगाल में। इसको पूरी तरह से 100% इसका अधिग्रहण करने की बात जो है वो किस कंपनी के द्वारा की गई है? आंसर इज़ B, ITC। ITC ने हाल ही में
2000 करोड़ रुपए के साथ में, यानी कि 2000 करोड़ के एक MOU को साइन किया है, या एक एक्विजिशन लेटर साइन किया है सनराइज़ फूड्स के साथ में, जिसके तहत सनराइज़ फूड को पूरी तरह से अधिग्रहित करने की एक योजना बनाई गई है। ITC की बात करें तो ITC भी कलकत्ता के अंदर ही स्थापित एक कंपनी, कलकत्ता इसका हेडक्वार्टर है, और सनराइज़ फूड जो है वो भी कलकत्ता में ही स्थापित है। काफ़ी बड़ी कंपनी है, 30,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के साथ काम करती है ITC। 1910 में इसकी स्थापना की गई थी ITC की, ठीक है। $50 अरब से ज़्यादा का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो एक बहुत बड़ी कंपनी है। उसके द्वारा 2000 करोड़ में एक्विजिशन कर लिया गया है, एक्वायर कर लिया गया है सनराइज़ फूड्स को। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली डाइड पर्सनालिटी बलबीर सिंह दोसांझ, इसे हम यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, दैट इज़ नॉट दलबीर, दैट इज़ बलबीर। बलबीर सिंह दोसांझ वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? इनमें से बलबीर सिंह दोसांझ का संबंध किस खेल के साथ में है? आंसर देख लेते हैं पहले। बलबीर सिंह दोसांझ इज़ एसोसिएटेड विद हॉकी। हॉकी के एक बहुत महान खिलाड़ी, जिनको जनरली एक हॉकी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी दी जाती है, बहुत माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा नाम है हॉकी में, बलबीर सिंह दोसांझ। पंजाब के रहने वाले बलबीर सिंह दोसांझ साहब का भी हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने हॉकी के क्षेत्र में भारत के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके की उपलब्धियां हासिल की हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड कप से लेकर हॉकी वर्ल्ड कप, जैसे कि अगर देखें ओलंपिक वगैरह की बात करें, तो बलबीर सिंह जो थे वो 1948 में लंदन ओलंपिक जो था उसमें भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थे। 1948 में जो लंदन ओलंपिक्स हुए थे, जिसमें स्वर्ण पदक दिया गया था भारतीय हॉकी टीम को, तो वहाँ पर ये हिस्सा थे। 1952 में स्वर्ण पदक विजेता जो टीम थी भारत, उसके उप कप्तान के रूप में इन्होंने काम किया। देन उसके बाद में 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में कप्तान के रूप में काम किया। देन आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में इन्होंने टीम के एक तरीके से कोच के रूप में काम किया। 1975 में जो मेल हॉकी टीम थी भारत की, उसके ये हेड कोच भी रहे हैं, मैनेजर रहे हैं, तो एक तरीके से बहुत बड़ा नाम है इनका। तो ये भारत के इस तरीके से कहा जाता है कि भारत के सबसे पुराने जीवित ओलंपिक पदक विजेता जो अभी तक थे वो थे मिस्टर बलबीर सिंह दोसांझ, ठीक है। ध्यान रखिएगा 96 ईयर की एज में इनका पंजाब में निधन हो गया। भारत के सबसे उम्र दराज जीवित ओलंपिक पदक विजेता जो थे दैट वाज बलबीर सिंह दोसांझ। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान रखना आंसर इसका हॉकी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड हंगर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? विश्व भूख दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर इज़ 28 मई, यानी कि 28 मई विश्व भूख दिवस, आज के दिन विश्व भूख दिवस मनाया जाता है। UN के द्वारा इसको मनाया जाता है। UN ने अपना एक SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिया हुआ है ज़ीरो हंगर नाम से। अभी ज़ीरो हंगर यहाँ पर लक्ष्य जो है वो शामिल किया गया है, सतत विकास लक्ष्य जिनको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि भूखमरी को ख़त्म करने की एक बात है। क्योंकि UN का अनुमान है कि 2050 तक 2 बिलियन लोग गरीबी के दायरे में आ जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा नंबर है कि 2 बिलियन लोग जो हैं वो गरीबी के दायरे में आ सकते हैं। अगर हंगर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो भारत का जो नंबर है वो हंगर इंडेक्स के अंदर लगता है 102, और हमारा जो हंगर इंडेक्स है इंडिया का दैट इज़ 0.44, ठीक है। 0.44 का मतलब क्या हो गया कि 44% जो बच्चे हैं भारत के 6 माह से 23 माह तक की आयु वाले, वो अपनी क्षमता का मतलब केवल 44% ही डेवलप कर पाते हैं। यानी कि जो टोटल उनकी कुल क्षमता होती है उसका सिर्फ 44% ही उनमें विकास हो पाता है, बाकी का विकास हो ही नहीं पाता। क्योंकि अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर 55% बच्चे जो ऐसे हैं जिनको इस आयु में 6 माह से 23 माह की आयु में सब्जियाँ की खपत बिल्कुल शून्य है, या फिर अगर हम बात करें माँ के दूध की खपत तो वो बिल्कुल कम है, तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो हंगर की वजह से, भूख की वजह से, या अगर हम माल न्यूट्रिशन जो है वो लगातार इंडिया में इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा एक टारगेट है कि हम इसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकें, कैसे हम हमारे यहाँ पर माल न्यूट्रिशन जो है, भूखमरी जो है, या इस तरीके की जो चीज़ें हैं इनको, कुपोषण जो है, इनको सबको कम किया जाए। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अभी जो ये बनाया गया है दैट इज़ 28 मई। हंगर प्रोजेक्ट एक इनिशिएटिव, उस हंगर प्रोजेक्ट के तहत ही ये ऑब्जर्व किया जाता है UN के द्वारा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Accounts are held by a third party bank other than both banks who are doing transaction is known as। उन खातों का नाम क्या है जो थर्ड पार्टी बैंक के द्वारा संचालित किए जाते हैं और उन दो बैंकों में के द्वारा संचालित नहीं किए जाते जिनके बीच में खाता होता है? पहला आंसर देख लेते, उसके बाद मैं उसको क्लियर करता हूँ ये होता क्या है। आंसर इज़ लोरो अकाउंट।
इंटरनेशनल बैंकिंग की अगर हम बात करें तो जनरली 3 तरीके के खाते यहाँ पर चलते हैं, नोस्ट्रो, वोस्ट्रो एंड लोरो। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर किसी भारतीय बैंक का खाता विदेशी बैंक के साथ में है, तो वो नोस्ट्रो अकाउंट के नाम से जाना जाता है। भारतीय बैंक का खाता विदेशी बैंक के साथ में तो नोस्ट्रो के नाम से जाना जाएगा। किसी विदेशी बैंक का खाता भारतीय बैंक के साथ में तो वो वोस्ट्रो के नाम से जाना जाएगा। और यदि इसी खाते को कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरा बैंक अगर संचालित करता है, कंट्रोल करके चलता है, तो उसे हम लोरो अकाउंट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग के अंदर ये 3 नाम सामने आते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज स्टेट डेवलपमेंट लोन? राज्य विकास ऋण के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है? आंसर इज डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, DGS, जिनको डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहते हैं। इन्हीं डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के तहत राज्य सरकार केंद्रीय सरकार से या फिर किसी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था से या इंटरनेशनल कोई बैंक से लोन लेने का काम करती है। यानी कि जब कभी भी हम लोन लेते हैं तो जो कोलेट्रल जो डिपॉजिट करवाए जाते हैं बैंक के पास में, तो उन्हीं कोलेट्रल के फॉर्म में राज्य सरकारें डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों को बॉन्ड के रूप में दूसरे जो बैंक है जिससे लोन लिया जा रहा है या केंद्रीय सरकार जिनसे लोन लिया जा रहा है उनके पास में डिपॉजिट करवाने का काम करती है। ध्यान रखिएगा, डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the net owned fund requirement for HFC in order to get registered with NHB? HFC जो होते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इनको NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ में रजिस्टर होने के लिए अपने पास में शुद्ध आय कितनी रखना अनिवार्य होता है? आंसर इज़ 10 करोड़। यानी कि नेट ओन फंड जो है, यानी कि इनके शुद्ध जो फंड्स हैं, शुद्ध जो प्रतिभूतियां हैं, वो शुद्ध प्रतिभूतियां 10 करोड़ की होनी चाहिए किसी भी HFC। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। आने वाले टाइम में इसमें हो सकता है कुछ अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस हमको देखने को मिले, लेकिन अभी के लिए क्या है कि जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन होते हैं इन सभी को NHB के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है, हाउसिंग नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। तो उसके लिए इन HFC के पास में 10 करोड़ का नेट फंड होना अनिवार्य है। अगर 10 करोड़ का नेट फंड अगर नहीं है तो ये NHB के साथ में रजिस्टर्ड नहीं मानी जाती। इनमें नियर फ्यूचर अभी कोविड-19 के कारण हाउसिंग जो सेक्टर है वो थोड़ा डाउन हुआ है, तो उस हाउसिंग सेक्टर को वापस से थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए हो सकता है यहाँ थोड़ा सा कुछ बदलाव किया जाए, कुछ चेंजेस किए जाएँ। तो वो जो भी चेंजेस किए जाएंगे वो जब भी हमारे सामने आने होंगे हम आ जाएंगे, हम उन्हें तब देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखिएगा, जो अमाउंट है दैट इज़ 10 करोड़ टू बी रजिस्टर्ड विद NHB बाय एन HFC। ये हमारा आज के 10 क्वेश्चन है इस तरीके के। इनमें अगर किसी तरीके का डाउट हो यू कैन आस्क इट टू मी डायरेक्टली, आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।